हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे और जीके सीरीज का ही ये दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अंदर ये हमारे थोड़े उस लेवल के क्वेश्चन है कि हार्ड माने जाते हैं। ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। ठीक है। रूपांतरित खेती के बारे में जो भी होगा हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ये बात कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको मिलाइए आपस में। तो नंबर 1 पे है हमारा जूमिंग खेती, और नंबर 2 पे दहिया, और नंबर 4 पे पेंडा, और नंबर 3 पे पेंडा, और 4 पे कुमारी। तो ये कह रहा है इनको मिलाइए, यानी कि रूपांतरित कृषि को कौन सी जगह पे किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे ये जूमिंग की बात कर रही है, तो जूमिंग की हम बात करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों में जूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि 1 का ए होना चाहिए। इन बी और डी में से एक हो सकता है। ठीक है। और दहिया, दहिया कहते हैं हमारा पश्चिमी घाट। नहीं, दहिया कहते हैं हम एमपी में। ठीक है। बी का बी से होगा, बी का बी, ये डी नंबर ऑप्शन। अगर हमें लास्ट के दो पता भी ना हो तो भी इस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो तुम्हें पता नहीं है कि दहिया कहाँ कहाँ पर जमी मतलब रूपांतरित खेती को कहते हैं, तो तुम तीसरा ऑप्शन पढ़ो, पेंडा। पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं और कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं। अगर तुम इनमें से दो का पता हो तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है। तो जूमिंग कहाँ कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में। दहिया एमपी में कहते हैं, पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं। ऐसे ही इसका और भी अलग अलग जगह नाम है। जैसे पश्चिमी घाट में कुमारी कह दिया तो इसे दीपा कहते हैं। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। दीपा, दीपा कहते हैं हमारा छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, और वालथ्रे राजस्थान में कहते हैं। वालथ्रे, वालथ्रे राजस्थान में कहते हैं, और कुरुआ झारखंड में कहते हैं। ठीक है। कुरुआ GH झारखंड। ठीक है। यानी कि जूमिंग खेती के कितने प्रकार हो गए भारत में? जैसे कि जूमिंग की बात करें, मैं रूपांतरित की बात करें, रूपांतरित के इतने भाग हैं। तो जूमिंग में पूर्वोत्तर राज्यों में जूमिंग कहते हैं, दहिया आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में कहते हैं, और पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं, दीपा छत्तीसगढ़ में कहते हैं, वालथ्रे राजस्थान में कहते हैं, और कुरुआ झारखंड में कहते हैं। ये मेन मेन भाग हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो भारत में हो गए, तो इसका नाम विश्व में भी अलग अलग नामों से इसे जाना जाएगा। उसी की बात कर लेते हैं। हम थोड़ा साइज बढ़ाया जाए, इतना नहीं। ये भारतीय हो गए। अब विश्व की बात करें हम, तो विश्व में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है रूपांतरित कृषि को। जैसे मिल्पा, मिल्पा नाम है हमारा मेक्सिको में। ठीक है। मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। रोका, रोका ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील। ठीक है। रोका ब्राज़ील में हो गया। और रे वियतनाम में, रे वियतनाम। ठीक है। और चेन्ना श्रीलंका में है। श्रीलंका में चेन्ना। ठीक है। और इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जाना जाता है इसे। और वेनेजुला में कोनुको, कोनुको के नाम से वेनेजुला में जाना जाता है। तो ये हो गए रूपांतरित कृषि के हमारे प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एक संघ शासित क्षेत्र में एक स्थान पर जाना चाहिए जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसे उसने उससे जाने की योजना बनाई है।
यानी कि एम नाम का एक व्यक्ति है जो एक केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में स्थित है। तो वो बंदा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, ये बात इसने कही है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली भारत का मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से निकलती है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और यहाँ से नीचे से निकलती है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है। तो ऑफकोर्स नॉर्मल बात है कि 34 डिग्री ऊपर ही कहीं होगा, ठीक है। ऊपर ही कहीं होगा तो इसका मतलब तुम देखो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि नीचे है, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गया। लक्षद्वीप जो कि यहाँ नीचे है, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गया। पुडुचेरी जो ये भी नीचे है, तो ये भी ऑप्शन गया। तो बचा क्या है हमारे पास, लद्दाख। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लद्दाख। यानी कि 34 डिग्री यहाँ से लद्दाख से गुजरती है और ये 77 डिग्री मान लो, ये दोनों पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे लद्दाख है। 77 डिग्री हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं कि विश्व में 0 डिग्री लाइन से हम टाइम जोन मानते हैं उसको, और भारत में 82 डिग्री हम यहाँ से गुजारते हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 82 डिग्री तो नॉर्मल बात है, 77 डिग्री इस तरफ होगा, तो इससे हम इससे कर सकते हैं नॉर्मली, ध्यान रख के, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन इसी स्लाइड पे और है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये कह रहा है कि कर्क रेखा राज्य के माध्यम से गुजरती है, यानी कि एक राज्य की बात कर रहा है, उस राज्य का हमें नाम बताना है। जबकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। हमें पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इनकी बात कर लें तो इसमें अगला प्रश्न है कि राज्य उत्तर और दक्षिण विस्तार ज़्यादा है, यानी कि राज्य का ऐसे विस्तार ज़्यादा है, ऐसे लंबाई उत्तर दक्षिण ज़्यादा है, ठीक है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से मिलती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि ये तीनों और स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, तो पहली बात हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम 2 शामिल है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है। तो त्रिपुरा हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की तीनों ओर से बॉर्डर त्रिपुरा कवर करता है और एक ओर से असम करता है, तो त्रिपुरा भी बाहर गया, पीछे बचा मिजोरम, तो इसका आंसर होगा मिजोरम, ठीक है। आप अगर मैप से ज़्यादा मैप से या किताब ले आओ तुम मैप की, तो उससे देख देख ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेगी, कौन सी सीमा किसके साथ लगती है और कौन सा किसके साथ हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, किस राज्य की उसके साथ सीमा लग सकती है, कितने देशों की उसके साथ सीमा लगती है, ये सारी याद करके नहीं जा सकते हम, तो मैप के थ्रू ही ये सारी चीज़ें याद होगी। तुम जहाँ भी पढ़ते हो तुम मैप चिपका लो, बड़ा सा एक आता ही होगा, हर जगह बड़ा बड़ा मैप आता है, तो उसे दीवार के चिपका लो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रहेगी, तो तुम्हें हर बार याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या था बच्चे, और तुम क्या कर रहे हो, रील्स देख रहे हो बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए, ठीक। लास्ट क्या था हमारा, हाँ ठीक। हाँ, तो इनकी ऊंचाइयों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें हिमालय की चोटियाँ दी गई, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, कामेट है और अन्नपूर्णा है, ठीक है। तो हम बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848। तो हम देखते हैं ए का बी से मिलना है, तो ए का बी से ये एक ही ऑप्शन में मिला, हमारा सी हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अब नाम सुन लो, धौलागिरी की हमें पता ही नहीं है कितनी ऊंचाई है, कामेत की कितनी पता ही नहीं है, अन्नपूर्णा की कितनी है पता ही नहीं है, लेकिन ये CHSL का सवाल आया हुआ है, तो इसमें हमें हर बच्चे को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। तो इससे ये ऑप्शन देखते ही हो जाएगा, क्योंकि 8,848 मीटर एक ही ऑप्शन में बता रहा है कि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसे हम बात करें कि धौलागिरी की कितनी है, 8,158 मीटर है, और कामेत की कितनी आई, कामेत की आई 7,756 मीटर, ठीक है। और अन्नपूर्णा की आई है 8,078, ठीक है। ऐसे हम बात करें तो और भी, जैसे K2 की बात कर लें, ठीक है। K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है,
ठीक है, बात कर ले हम K2 को भी भारत की सबसे ऊँची चोटी कहते हैं, लेकिन ये अलग-अलग आते हैं तो ऑप्शन में, तो कंचनजंगा की बात कर लेते हैं। कंचन ठीक है, कंचनजंगा की बात कर ले जो कि सिक्किम हिमालय में स्थित है, ये 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है, हिमालय की ये श्रेणी है काराकोरम, हिमालय को 4 श्रेणियों में बाँटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और ज़ास्कर श्रेणी है, जिसमें काराकोरम श्रेणी पर K2 स्थित है। K2 को गोसर ब्रूम भी नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी माना जाता है, क्योंकि भारत के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर यही आती है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, 8,598 मीटर ऊंची है। तो ये सारी बात कर लेते हैं, तो हम भारत की अलग अलग ऊंची ऊंची चोटियों के नाम भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पहली बात करें हम तो किसकी कर ले, पहले हिमालय की तो हो गई माउंट एवरेस्ट, तो अरावली की कर ले। ठीक है, अरावली की है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, ठीक है। अरावली की हो गई गुरु शिखर, तो फिर अगली बात हम किसकी करें, पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न देख, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की कौन सी, अनाईमुड़ी, कल ही बात की थी हमने लास्ट वीडियो में अनाईमुड़ी की, ठीक है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई मैंने कल कितनी बताई थी, 2695 मीटर। देन हम बात कर ले पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। और यहाँ ये भी आता है लगभग में, महेंद्रगिरी आता है आपका ऑप्शन में, और कहीं कहीं जिंदा घोड़ा भी दे देता है, तो जिंदा घोड़ा की ऊंचाई 1620 के आसपास है ऊंचाई, ये भी पूर्वी घाट, वो भी पूर्वी घाट की चोटी है, लेकिन मैक्सिमम बार महेंद्रगिरी आता है तो मैंने महेंद्रगिरी लिख दिया, ठीक है। फोर्थ नंबर हम बात करें किसकी की, सतपुड़ा बात कर लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1352 के आसपास है, लगभग 1350 है ना। और फिफ्थ पे बात कर ले हम, और कौन सा पर्वत है हमारे यहाँ, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। विंध्याचल की बात कर ले तो सद्भावना, विंध्याचल की सद्भावना, जिसकी ऊंचाई ये इसकी हो सकती है 750 के आसपास, ठीक है, 752 मीटर, ठीक है। ये भारत के जो भी बड़े बड़े पर्वत है उनके सबसे ऊंची चोटियों के नाम हो गए, जैसे कि अरावली की गुरु शिखर 1722 मीटर है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी 2695, और इसी में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो कि 2623 किलोमीटर है, 23 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, 2623 मीटर के आसपास है। पूर्वी घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी 1501, इसी में जिंदा घोड़ा आता है जो कि 1620 के आसपास है। और सतपुड़ा की बात करें धूपगढ़ है, 1350 के आसपास है, ये लगभग 1352 ही है। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो हम सद्भावना है, सद्भावना की ऊंचाई 1700 नहीं 752 के आसपास है, ठीक है, मीटर के आसपास। और बात कर लेते हैं, और भी लगभग पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हाँ, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हम कल बात कर ली थी, कल सुबह ही, क्योंकि पूछा गया है तो मैंने लिख दिया। नंबर 7 पे पूछता है वो, कौन सी थी वो, यार स्किप हो गई दिमाग से, यार नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी थी, यार पता नहीं नाम क्या है, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, आप पढ़ लेना। नागालैंड की कौन सी, आप कमेंट में बताना, ठीक है, नागालैंड की। एंड 8 पे उड़ीसा की देवमाली है, उड़ीसा, हाँ, उड़ीसा की देवमाली हो गई। और बात करें हम तो सबसे ऊंची चोटी की और कौन सी पूछी जाती है, राजस्थान की हो गई है सारी, ठीक है, इतनी बात। तो ये सबसे ऊंची चोटियाँ हो गई, और नागालैंड की आप मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे याद आ गया लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताना इसका, ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट। आज ही बात हुई थी शॉर्ट वीडियो में पश्चिमी घाट की, और पश्चिमी घाट फिर हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो प्रकट हो गया तो इसको उड़ा दिया जाए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। मतलब अच्छे अच्छे कथन बताओ कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, यानी कि उत्तर में कम है और धीमे धीमे जैसे जैसे दक्षिण में जाते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यह कथन एकदम सत्य है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये तो जस्ट अभी पढ़ा है कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे। ये बात तो बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से काफ़ी ऊंचे हैं। नंबर फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि पश्चिमी घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। ये तो फर्स्ट का उल्टा हो गया, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड दो ही सही है, मतलब ऑप्शन ए एकदम राइट है। तो पश्चिमी घाट की हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं तो अब नहीं करेंगे, लेकिन हमने पूर्वी घाट की कोई बात नहीं की, वो नाराज़ हो जाएगा हमसे, इसलिए हम अब बात करेंगे पूर्वी घाट की। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट के अंदर जो भी नदियाँ जाती है वो एस्चुअरी बनाती है। ठीक, पूर्वी घाट के अंदर जो भी नदियाँ आएगी लगभग वो डेल्टा बनाती है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी है हमारी पूर्वी घाट की ओर से जाती है, कावेरी, कृष्णा, महानदी भी ऊपर से पूर्वी घाट की और ये चली जाती है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जहाँ ज़्यादा नदियाँ बार बार एक ही रास्ता का बहती है तो वहाँ की ज़मीन कट जाती है। तो पश्चिमी घाट बड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ नदियाँ कम जाती है, तो वो ज़्यादा कटा-पटा नहीं है, तो वहाँ दर्रे होते हैं। लेकिन ये पूर्वी घाट है जिसकी हाइट भी कम है और ये कटा-पटा भी ज़्यादा है क्योंकि इस पे नदियाँ चलती रहती हैं। तो बड़े-बड़े वो बने हैं, डेल्टा बने हैं। ठीक है? तो पूर्वी घाट में क्या बने होंगे? डेल्टा। पेन लाया जाएगा क्योंकि काम नहीं चलेगा आज से। ठीक? और क्या बात कर लें हम पूर्वी घाट की? पूर्वी घाट की और तो हमने बात कर ही ली है कि महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जिंदा घोड़ा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जिंदा घोड़ा की ऊंचाई है 1620 के आसपास, मीटर के आसपास। ठीक है, और बड़ी बड़ी नदियाँ पूर्वी घाट के अंदर कौन कौन सी आती है? गोदावरी आती है, कृष्णा और कावेरी महानदी, ये चार नदियाँ जो बड़ी बड़ी आती है इधर की ओर। ठीक है, और अब पूर्वी घाट की बात हो ही गई है तो पूर्वी घाट को थोड़ा घाट की तरफ पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, हमने कल बात की थी पश्चिमी घाट के ओर आने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। लेकिन हमने बात की थी कि यहाँ पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है। तो ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ये बादलों को यहीं रोक लेते हैं, तो यहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक साइड में होती है तो ये वाला साइड तो पूरा ऐसे ही रह जाता है, पूरा नहीं तो लगभग ऐसे ही रह जाता है। और ये वाला तो ज़रूर रहता है ऐसे, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर ज़्यादा है, तो ये वाला ऐसे ही रह जाता है। तो इस वाले पार्ट को बारिश कहाँ से मिलेगी बताओ? ये वाला पार्ट बारिश कहाँ से लाएगा? तो इसके लिए सुविधा की है प्रकृति ने कि उत्तर पूर्वी मानसून आएगा जो कि नवंबर दिसंबर में आएगा और कोरोमंडल तट से टकराएगा। कोरोमंडल तट हमारा तमिलनाडु में। तो प्रश्न ये आता है हमारा कि नवंबर में होने वाली बारिश, उत्तर पूर्वी मानसून की नवंबर में होने वाली बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से क्षेत्र में होती है? तो वो कोरोमंडल तट पे होती है। और ये भी पूछा जाता है कि तमिलनाडु को कौन से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि नहीं कौन सी शाखा से वर्षा प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी शाखा से, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाली शाखा है उससे इसको वर्षा प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा बंदरगाह का। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके संबंधित राज्यों से सही ढंग से मिलाइए। ठीक है, बंदरगाह लिखे हैं एक साइड में और एक साइड में हमने लिख दिया है राज्य, तो हमें इनको मिलाना है, बस क्या करना है? मिलाना है। तो नंबर 1 पे लिखा है मोरमो गोवा, तो भाई साहब ने पहले ही लिख दिया गोवा, तो इसको मिला दो गोवा से, मतलब एक मिलेगा डी से। और इसी ने एक ने ही क्वेश्चन हमारा सोल्व कर दिया। CHSL में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या? क्योंकि एक ने कह दिया डी से, तो एक हो गया डी से, तो एक डी से एक ही में मिला है। अगर हालांकि आपको मार्मो गोवा का ना पता हो तो आप पकड़ दो प्रायद्वीप, पारादीप को। पारादीप बंदरगाह हमारा बात करते हैं हम कि कहाँ पे हैं? उड़ीसा में, तो दो मिलेगा बी से, तो दो मिलेगा बी से, तो दो बी से इसमें मिल रहा है।
और हल्दिया की बात करें हम, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो 3 मिलेगा, ए से सही है, तूतीकोरिन बच गया तमिलनाडु, बस हो गया। ठीक, तो अब बंदरगाह आए गए हैं तो बंदरगाहों को पकड़ा जाए और बंदरगाहों को ऐसे ही घुमाया जाए जैसे ये हमें घुमा रहा है। तो बात कर लें हम बंदरगाह की। तो बंदरगाह की बात करें तो यहाँ हमारा गुजरात है। ठीक है, गुजरात के अंदर हमारे बंदरगाह मिलते हैं हमें दीनदयाल ट्रस्ट बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसे, ये गुजरात में मिलता है। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं तो हमें मुंबई में, तो मुंबई बंदरगाह मिलता ही है हमें। फिर गोवा में मार्मो गोवा मिल गया, और कर्नाटक बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक में हमें मैंगलोर मिल गया, और केरल में हमें कोची बंदरगाह मिल गया, जिसे अरब सागर भी रानी भी कहते हैं, अरब सागर की रानी। कोची बंदरगाह को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। ठीक है, ये हो गया। और ये तो हो गए सारे पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट के कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो बात कर लें हम दीनदयाल की, मुंबई की, और यहाँ मार्मो गोवा, मंगलोर और कोची। ये बड़े बड़े बंदरगाह है जो कि पश्चिमी घाट के बंदरगाह है। ठीक है, और फिर हम बात कर ले पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट में कौन कौन से बंदरगाह आते हैं हमारे? पूर्वी घाट में तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, ये अभी पढ़ ही लिया है। चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, ये भी पढ़ लिया हमने। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये भी पढ़ लिया। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, ये भी पढ़ा हमने। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह है, ये भी पढ़ लिया हमने। और इसका कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम क्या रख दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 इस तरफ है और 5 ही इस तरफ है। तो ये बड़े बड़े 10 बंदरगाहों के नाम हमें याद रखने हैं। जैसे कि कांडला गुजरात, ऐसे याद रखना है कि कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, मार्मो गोवा गोवा में हो गया, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु, और एन्नौर भी तमिलनाडु में है। और एन्नौर की बात करें हम, प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, एन्नौर एक प्राइवेट बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम की बात कर ले, और पारादीप की बात करें, वो उड़ीसा में, और हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह वहीं है हमारा, कलकत्ता में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसमें टोटल 13 तो बड़े, 13 मुख्य बंदरगाह है जो कि बड़े बंदरगाह है, जिसमें से एक ये प्राइवेट बंदरगाह हो गया एन्नौर वाला, और 12 दूसरे सरकारी अंडर में बंदरगाह, और 200 के आसपास, 200 के ज़्यादा ही मान लो, छोटे और मध्यम स्तर के बंदरगाह जो कि राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किसको क्या कहते हैं, ये वाला पूछ लिया इसने। तो अभी अभी हमने तुरंत पढ़ लिया क्या कि कोची, कोची वाला अभी तुरंत पढ़ा हुआ है, तो कोची को ही पकड़ते हैं। कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, डी हमारा मिल गया ए से। और मुंबई बंदरगाह, बंदरगाह की बात कर ले, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह भू अवरोधित बंदरगाह है। और लास्ट बच गया चेन्नई, जो पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे पुराना बंदरगाह है पूर्वी तट का। और बात कर ले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो सारे बंदरगाह हो गए हमारे लगभग। कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापत्तनम भू अवशोषित अवरोधित बंदरगाह है, और चेन्नई है हमारा जो पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन की नदियाँ, ये जैसे लिखा गया दक्कन की नदियाँ हैं, तो निम्नलिखित में से दक्कन की नदी मेल खाती हैं? सहायक नदियों की बात कर रही है। तो ये कह रहा है कि भवानी हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लेकिन हमने कल ही पढ़ा था कि जिसमें बड़ी की मात्रा है वो लगभग कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये कृष्णा की तो हमने पढ़ी नहीं थी, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी होगी, तो यानी कि हमारा ये तो गलत हो गया।
ठीक है। काबिनी, काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदी, ये हमने पढ़ा है। अगर श्योर नहीं है तो अगले ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है। ये कह रहा है मंजरा, और अगला कह रहा है भीमा। तो हमने पढ़ा महानदी की कोई सहायक नदी भीमा नहीं है, लेकिन हमने अब ऑप्शन, अगर आप फंस गए हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा पढ़ी की मात्रा आएगी तो लगभग कावेरी नदी की सहायक नदी होगी, यानी कि 2 नंबर भाई सही है। ठीक है। गोदावरी की बात करें हम तो पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, ये सारी, इंद्रावती, ये सारी गोदावरी की सहायक नदियाँ थी। और काबिनी और क्या नाम था उसका, भवानी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ थी। ठीक है। और महानदी की बात करें, ओंग और तेल और मांड, हंसदेव, ये सारी महानदी की सहायक नदियाँ थी। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बस आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हीराकुंड बांध हमारा, हीराकुंड बांध है, पंचेत बांध है, कोसी बांध है और उकाई बांध है। ठीक है। कोसी नाम सुनते ही क्या आता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, यानी कि सी का बिहार से मतलब होना चाहिए जो भी हो। तो हमारा सी 2 से मिलना चाहिए, तो सी 2 से कहाँ मिल रहा है, सी 2 से एक, 2 ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है। अगली बात करें हम, तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये सीधा महानदी पे जाता है, सबसे लंबा बांध है, तो उड़ीसा से मिलना चाहिए, यानी कि ए हमारा 3 से मिलना चाहिए। तो इसमें तो ए 3 से मिलता नहीं है, तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन है ए, जिसमें ए 3 से मिलता है। ठीक है। यानी कि बात कर ली हमने कोसी बिहार से, हीराकुंड उड़ीसा से, और बाद बचे 2, उकाई, उकाई इससे, उकाई से तापी नदी पे है, ये मिलता है हमें गुजरात से। ठीक है। और पंचेत है जो कि झारखंड में स्थित है। डन। ये तो हो गए हमारे 5। अब बात कर ले बांध, तो बड़े बड़े बांधों की बात कर ले, तो बड़े बड़े बांधों की बात करने से पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि बांध बनने शुरू कहाँ से हुए, कब से हुए, क्यों हुए, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में आई थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना हमारी 1948 की बात है। कब की बात है, 1948 की बात करें, दामोदर घाटी परियोजना आई थी। तो दामोदर घाटी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। और इसे किससे मतलब लिया है, तो किसी से सीख के ही लिया होगा। तो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी अमेरिका में है, वहाँ पे बनी है टेनेसी नदी परियोजना। तो उससे उसने हम लोगों ने सीख ली और बना दिया, इस पर 8 बांध बना दिए हमने, तो ये दामोदर घाटी परियोजना बन गई। तो पहली नदी घाटी परियोजना भारत की कौन सी, आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। और भी बड़े-बड़े बांध हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध हो गया हमारा, सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, लेकिन ये गुरुत्वीय बांध है, 225 मीटर ऊंची। भाखड़ा नागल की ऊंचाई कितनी है, 225 मीटर। ठीक। और क्या बात कर ले, इसमें कृत्रिम झील बनी है, बांध बना है तो पीछे पानी इकट्ठा होगा, उसे कृत्रिम झील के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो गोविंद सागर झील है जो कि भाखड़ा नागल बांध के पीछे बनी है। इसी प्रकार हम और भी बांधों की बात कर सकते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो टिहरी की तो बात हमने कर ही ली, टिहरी बांध, टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा है। कहाँ पे है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। ये ऐसे है जैसे हमने बात की थी कल, कल हमने बात की थी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, फिर देवप्रयाग से आगे उस नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी जहाँ नदी जहाँ से आती है, तो वहाँ उसमें एक नदी मिलती है भिलांगना। तो जहाँ पे ये दोनों मिलती है, भागीरथी और भिलांगना नदी, उस पे जो पॉइंट है वहाँ पे बनाया गया है टिहरी बांध। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 261 मीटर ऊंची है। ये उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। टिहरी बांध, भागीरथी। ठीक। और नेक्स्ट हम बात कर ले सबसे बड़ा बांध, तो हीराकुंड की तो बात हम कर ही चुके हैं, महानदी पर बना है, 4.8 किलोमीटर लंबा है। और अगले बांध की बात करें हम, तो फरक्का बांध, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपको ही पढ़ना है। ठीक। फरक्का बांध है जो कि गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ये गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाने का रीज़न है कि जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते ही बांग्लादेश में चली जाएगी, तो जल स्टोर करने के लिए हमने फरक्का बांध बनाया, और फरक्का बांध वहीं से हमने हुगली नदी को जल मिलाया। मतलब हुगली नदी को जल कहाँ से मिला, इसी बांध से मिला है, फरक्का बांध से। कहाँ लिखूँ, गंगा पे। ठीक। ये हो गया गंगा पे। और बात कर ले हम, काफ़ी बांध है, जैसे चिनाब, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है, दुलस्ती है, सलाल है, बगलिहार है, झेलम नदी पे किशन गंगा और तुलबुल है।
और व्यास नदी पे पश्चिम बंगाल में यानी हिमाचल प्रदेश में बना है पौंग बांध। और अभी बात कर ली तापी नदी पे गुजरात में उपाई बांध बना है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना है, ये गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध भी बना है। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध भी बना है मध्य प्रदेश में। और बात कर ले माई बजाज सागर बांध माई नदी पे राजस्थान में बना है। चंबल पे राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में बना है। ठीक है, और तो क्या बात कर ले, आगे किसकी बात करें। आंध्र प्रदेश पश्चिम मतलब उसकी बात कर लेते हैं हम। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो पेरियार नदी पे पेरियार बांध बना है केरल में। ठीक है, और निजाम सागर बांध बना है तेलंगाना में गोदावरी नदी पे। एंड कावेरी नदी पे मेट्ठूर बांध बना है तमिलनाडु में। श्रीशैलम नागार्जुन सागर बना है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। डन, इतना ही बांध है, और क्या बांध तो कि जान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन है क्या, जिनको हमने रामसर साइट्स को राज्यों से मिलाना है और बताना है कि कौन कौन सी सही मेल नहीं खाती है। ठीक है, कोलेरू की बात कर लें भाई, बात ही खत्म कर दो, क्योंकि कोलेरू झील हमारी आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना कह रहा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो बात यहीं खत्म नहीं होगी, बात आगे भी चलेगी। मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है, ये बात सही है। कंजली झील पंजाब में, ये भी बात सही है। सतकोशिया घाटी ये उड़ीसा में, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया। ठीक, तो झील की बात अब होएगी, ये तो कुछ झीलों के नाम भी वो किया जाए, स्मरण किया जाए, तो पुष्कर झील राजस्थान अजमेर में स्थित है, ये बात तो सही है। और सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बात भी सही है। और उल्का पिंड द्वारा बंदी झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, नाम है उसका लोनार लोनार झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो हमने देख ही ली है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी देख लो, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये चिल्का झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अंजार झील है, भोजताल झील हमारी एमपी में स्थित है। अंजार झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेर झील की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पे स्थित है। ठीक है, और एक पूछा जाता है रेणुका, रेणुका झील पूछा जाता है, ये हमारा एचपी लिखता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमने बात कर ली है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और सांबर की तो कोई नहीं जानता, सांबर को राजस्थान में स्थित है। और पेंगोंग त्सो तो सब जानते हैं, हालांकि पेंगोंग त्सो तो अभी ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो उनकी उनके उनके जीवन पर ही बनी है मूवी थ्री इडियट्स, तो वही उसी की शूटिंग हुई थी लास्ट, जिसका लास्ट पार्ट है वो पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में ही स्थित है, जो कि अक्साई चीन में खारे पानी की झील है ये। बात करें लोकटक झील की, जो कि काफ़ी फेमस है, हर परीक्षा में पूछा जाता है लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और लोकटक झील पर ही दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। सरदार सरोवर है, किथम झील है, ये सारी झीलें तो रामसर साइट्स में आती है। कंवर ताल झील जो कि बिहार में स्थित है। और थोल आजकल पूछने लगा है, थोल झील गुजरात के अंदर स्थित है। अरे इतनी झीलें बहुत हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा झरनों से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि झरने हैं, इसका क्षेत्र दे रखा है हमें और नदी दे रखी है, तो बताओ कौन कौन सा सही है। बात कर ले धुआंधार, ये नर्मदा नदी, बिल्कुल सही बात कही है इसने, लेकिन ये मालवा क्षेत्र लिख दिया, लेकिन ये तो स्थित है नर्मदा घाटी में, मालवा क्षेत्र इससे थोड़ा ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला गलत हो गया, नर्मदा घाटी के अंदर आना चाहिए। हुंड्रू की बात करें, छोटा नागपुर का पठार की बात सही है, क्योंकि ये वही उड़ीसा सोनरेखा नदी पर स्थित है। और गोरसोप्पा जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये बात सही है। और नेत्रवती नदी पे स्थित है, अच्छा ये बात सही है जी। तो झरनों में दो दो कथन सही है, केवल दो कथन सही है। ठीक है, तो झरनों की बात करें हम, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुंचिकल, लिख दे, लिख दो जरा, ऊंची कुंचिकल।
कौंचिकल किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। वराही वराही। और मैं लिखता हूँ कर्नाटक को के आर, आप भी लिखो के आर। सबसे ऊंचा है 455 मीटर लगभग, इससे ऊंचाई है, वराई नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का सेकंड नियाग्रा भी कहते हैं। तो भारत का नियाग्रा फर्स्ट किसे कहते हैं? तो चित्रकूट बंदरगाह नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। तो हम भारत की कर रहे हैं, तो वेनेजुएला की क्यों बात करेंगे बीच में, तो भारत की बात ही कर लेते हैं। तो भारत की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा था गोरसप्पा जलप्रपात, जो कि नेत्रवती लिखा था या शरावती लिखा कोई ना, शरावती नेत्रवती नदी पर स्थित है, जिसको गोरसप्पा जोग जलप्रपात और गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा है। शिव समुद्रम की बात करें, शिव समुद्रम, क्या नाम? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी, कावेरी नदी पे स्थित है, ये कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। धुआंधार और कपिल धार ये नर्मदा नदी पर स्थित है। उंडरू हमने बात कर ली है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है। और दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपेन क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द कोपेन क्लासिफिकेशन? किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था बाइलिंगुअल पढ़ाओ, तो ये हो गया कोपेन बाइलिंगुअल। कोपेन का हिंदी मतलब क्या है पता नहीं। ठीक है। कोपेन, कोपेन जलवायु प्रकार। ठीक है, कोपेन क्लासिफिकेशन आ गया हमारा। और ये कह रहा है कि स्थिति और क्षेत्र के अनुसार बताइए हमें। ठीक है, तो इसका पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये ABCD लिख रखी है इसने। इसको ये भी सही नहीं आती कि AMW लिख दिया इसने, पर रीजनिंग के हिसाब से सही लिखा है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल आता है हमारा, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, ये क्रम वाइज आते हैं। तो ई हमारा होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल और बाइलिंगुअल वाला आ जाए भाई। ए ट्रॉपिकल होता है, बी ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई। और सी हमारा होता है वार्म टेम्परेट सी होता है। और डी होता है कोल्ड। होना सी को कोल्ड चाहिए था, लेकिन डी होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। और ई होता है हमारा पोलर। ठीक है, और ये पोलर टाइप हो गए। तो ये सारे प्रकार के टेम्परेचर के हिसाब से है, जैसे कि ए में ट्रॉपिकल वाले आ गए, बी में ड्राई क्लाइमेट वाले आ गए, सी में वार्म टेम्परेट वाले आ गए, डी में कोल्ड वाले आ गए, ई में ज़्यादा जो कि जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है पोलर वाले आ गए। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल। लेकिन यहाँ तो हमने देखा था ये स्मॉल लेटर में भी लिख रखे हैं, AWM ऐसा कुछ क्या लिख रखा है। तो वो उसका भी मतलब होता है स्मॉल W है, स्मॉल S है हमारे पास, स्मॉल F है और स्मॉल M है। ठीक, स्मॉल है। बात करें डब्लू फिर विंटर, WINTER विंटर। और S फॉर समर। और F फॉर फुल बारिश। कैसे याद रखोगे F फॉर फुल बारिश, क्या? फुल बारिश। ठीक। और M मानसून नहीं, नॉर्मल मानसून। ठीक। ये हो गया कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन नाम के बंदे ने क्लासिफिकेशन किया था जलवायु का। तो उस हिसाब से हमने पढ़ा कि ABCD लिख दी इसने, और बाकी के सारे तोड़ फोड़ के लिखे। तो कैपिटल E का मतलब ये हमारा यही प्रश्न है, आगे जाके समझ आ ही जाएगा। जैसे कि A ट्रॉपिकल, B ड्राई, C वार्म, D कोल्ड, E पोलर, स्मॉल में W विंटर, S समर और F फॉर फुल बारिश बात कर ली हमने, और M फॉर मानसून की बात कर ली। ठीक। तो बात करें भारत की, भारत की गीत सुनाऊंगा मैं। पहले क्वेश्चन की बात कर ले, तो क्वेश्चन में लिखा है AMW। ए का हमारा ट्रॉपिकल हो गया, M मानसून हो गया, W विंटर हो गया। ठीक। तो ये कौन सा एरिया होगा हमारा? पश्चिमी घाट की बात करिए हुआ AMW की, मिला दिया जाए पहले, फिर हम बात करेंगे क्यों पश्चिमी घाट को ऐसा कहा गया है, क्या कसूर था पश्चिमी घाट का। और सी में हमारा कौन सा आ गया था? सी में वार्म टेम्परेट आ गया था। और सी वार्म टेम्परेट विंटर। और ये जी पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं। ये गंगा नदी वाला क्षेत्र है। ए एस हमारा कोरोमंडल तट वाला, कोरोमंडल तट वाला मैंने याद कर रखा है ऐसे। और लास्ट बच गया राजस्थान।
WH का पक्का ही रेगिस्तान का हुआ उच्च विंटर। तो ये हमारे क्षेत्र आ गए। तो इसमें हम बात कर लें, एक पेज और करेंगे ऐड। छोटा सा भारत बनाऊंगा, जो नहीं बनाना चाहिए इतना गंदा, पर भावनाओं को दबाते हुए बना दिया। ठीक, बात करें हम ऊपर की, तो हमने बात किया था ई पोलर वाली बात कर रही है, तो बर्फ की बात होगी ऊपर। तो ठीक है, ई ई ई पे जो भी आएगा तुम्हारा कोपेन क्लासिफिकेशन पूछने का, तो तुम बात करोगे भारत के ऊपर की बात करना, नीचे ना आना भाई। ठीक है, ठीक। और बात कर रहे हैं हम CWG, सॉरी क्या लिख रहा हूँ इसमें, सी यही नहीं, CWG, ये हमारा गंगा नदी वाला क्षेत्र आता है। और BWH की बात कर ली हमने, ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया। और AS की बात हमने कर ली, तमिलनाडु वाला क्षेत्र आता है। और AW की बात कर ली हमने, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, और AW में ही मिडिल भारत आता है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ये है कोपेन क्लासिफिकेशन। इस हिसाब से तो हमारी क्लास पूरी हो गई भाई। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो जवाब देना। और एक क्वेश्चन भी है इसमें बीच में जो छोड़ा था मैंने, कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताओगे। अब मुझे याद भी है पर मैं नहीं बताने वाला, आपको ही बताना है, कमेंट में करना है। जो भी वीडियो पूरा देखेगा वो कमेंट कर देना कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, बाय।